हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। एंड उसके साथ में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है अभी May 24 अटेम्प्ट से, उसका नाम है एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी। तो हम इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी। तो देखो, कोड ऑफ एथिक्स आप लोगों ने ऑडिट में स्टडी किया है और उसके अंदर में ये कवर किया हुआ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ एथिक्स यानी कि मॉरलिटी, एथिक्स का मतलब होता है मॉरलिटी, उसको कुछ फॉलो करनी होती है। तो वो क्या मॉरलिटी के एस्पेक्ट्स उसको जीएसटी में ध्यान रखने हैं, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज, एथिक्स को डिफाइन तो किया हुआ नहीं है वैसे जीएसटी में, बट एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज नॉर्मल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स पर्सन्स बिहेवियर। एथिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग। क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये हमको एथिक्स जब हम लोग स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। CAs are bound to ethical guidelines issued by ICAI known as Code of Ethics. Code of Ethics इशू कर रखा है ICAI ने, which encourages to meet the fundamental principles. ये बोलते हैं कि CA को इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स में ये दिया हुआ है, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, यानी कि बायस नहीं होना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ऑब्जेक्टिविटी में यानी कि नॉट टू बायस, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, डिस्क्लोज नहीं करना कुछ इन्फॉर्मेशन को किसी आउटसाइड विद आउटसाइड द असाइनमेंट। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी है ताकि वो कॉन्फिडेंट बना रहे, उसकी नॉलेज प्रॉपर रहे। एंड प्रोफेशनल बिहेवियर उसको फॉलो करना है, यानी कि किसी तरह का कोई इमोरल एक्टिविटी उसको अंडरटेक नहीं करना, ताकि कि प्रोफेशनल उसका जो है इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल उसकी जो बिहेवियर है वो मेंटेन रहे। लाइक कहीं पे क्लब में गए तो ड्रिंक कर सकता है, लेकिन वो ड्रिंक करके वहां पे माहौल खराब नहीं करना चाहिए, तो वो होता है प्रोफेशनल बिहेवियर उसका मेंटेन रहना चाहिए। तो ये कोड ऑफ एथिक्स में ऑलरेडी आपने स्टडी किया है। तो सीए ने अगर एथिकल कंडक्ट नहीं किया वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, तो वो क्या हो जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा। तो क्लॉज 7 में तो एथिकल कंडक्ट मेंटेन करना है जब वो ड्यूटीज अपनी डिस्चार्ज कर रहा है। तो जीएसटी में भी जो भी वो काम कर रहा है, एडवाइस कर रहा है क्लाइंट को, तो उसके अंदर में उसको ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसा एडवाइस ना करें जहां पे जीएसटी का नॉन कंप्लायंस हो रहा हो। सो क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ कि इफ नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और इज ग्रोसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज, तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ड्यू डिलीजेंस उसने एक्सरसाइज नहीं किया, रिटर्न वगैरह फाइल करते टाइम पे उसने रॉन्ग रिटर्न फाइल कर रहा है बंदा, तो उस केस के अंदर में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर में उसका आ जाएगा। और उसके बाद इफ फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू एक्सप्रेस ओपिनियन सफिशिएंट टू निगेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इट्स एक्सेप्शंस। जो भी सर्टिफिकेशन वो सीए जीएसटी के अंदर में इशू कर रहा है, तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उसको गैदर करनी है और उसके बेसिस पे उसको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि उसने डेटा ही गैदर नहीं किया, उसने एविडेंस कलेक्ट नहीं किया, चेक नहीं किया, अपना ओपिनियन फॉर्म कर लिया और ओपिनियन उसने एक्सप्रेस कर दिया। अब जीएसटी में एक सीए 4 तरीके के सर्टिफिकेट इशू करता है। 4 अलग अलग सिनेरियो में सीए अपना कुछ सीए को सर्टिफिकेट्स देना होता है। ये ऑलरेडी हम लोग रेस्पेक्टिव चैप्टर में जब हमने स्टडी किया था वहां पे हमने कवर ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ पे हम उसको क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। सर्टिफिकेट फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, ये हमने आईटीसी चैप्टर में स्टडी किया था कि अगर कोई कंपनी मर्जर कर रही है, मर्जर हो रहा है या अमलगमेंट हो रही है, ए लिमिटेड का मर्जर हो रहा है बी लिमिटेड में या अमलगमेशन हो रहा है, तो ए लिमिटेड के पास जो बैलेंस ऑफ आईटीसी रहेगा वो
पहले तो जब मर्जर अमेलगमेशन वगैरह हो रहे हैं और ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, तो जो भी जो भी एसेट लाइबिलिटीज की ट्रांसफर होगी ए लिमिटेड की, एसेट लाइबिलिटी, गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जितनी भी सब तरह की चीजें इसकी ट्रांसफर होगी, तो इसके ऊपर में जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। ए लिमिटेड जब बिजनेस ट्रांसफर करता है, एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करता है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ये हमने एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में देखा था। अब एक और प्रोविजन दिया हुआ है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अपना जो भी बैलेंस ऑफ आईटीसी है, आईटीसी बैलेंस जो इसके पास रखा हुआ है, क्योंकि अभी ये कंपनी तो आगे बिजनेस करने वाली नहीं है, तो उस आईटीसी का ये क्या करेगी, तो वो आईटीसी वेस्ट नहीं हो, कंपनी को लॉस नहीं हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने इनेबलिंग प्रोविजन दिए हैं कि ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड को आईटीसी बैलेंस को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ए लिमिटेड जब अपना बिजनेस बी लिमिटेड को सेल कर रही है, ए लिमिटेड की उस बिजनेस की जो लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज टैक्स लाइबिलिटीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लाइबिलिटीज किसकी थी, जो क्रेडिटर्स थे इसके, या जो वेंडर्स थे जिनको इसको पेमेंट करना था, वो लाइबिलिटीज भी बी लिमिटेड के पास ट्रांसफर होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए, तभी ये आईटीसी का बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके लिए सीए से सर्टिफिकेट लिया जाता है, ये सर्टिफाई करता है सीए चेक करके कि यस, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लाइबिलिटी, अपनी जो क्रेडिटर्स वगैरह थे, वो लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करी है। ये सर्टिफिकेशन लिया जाता है सीए से। तो ये सर्टिफिकेशन देते टाइम पे सीए को ये वेरीफाई करना, सीए इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स and other relevant documents records to provide reasonable assurance that transfer of business done with provision of transfer of liability। ये सर्टिफाई करने के लिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना है। सीए इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस डन विद प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी। क्योंकि उसको सीए को सर्टिफिकेट देना है, तो ये उसको चेक करना, ये यहाँ पे गाइडलाइन में दे दिया गया। तो स्टडी मटेरियल में इस तरह से गाइडलाइन इशू करी है कि सीए को ये टेक कर करना, ताकि वो एथिकल, जो उसका कोड ऑफ एथिक्स का जो प्रोविजंस है, उसको वो कंप्लाई कर सके और वो नेग्लिजेंट नहीं रहे उस काम में, और उसके ऊपर में ये जो हमने देखा था कि गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं आ जाए उसके ऊपर। उसके बाद एक देना होता है जब हम रिफंड ले रहे होते हैं, तो रिफंड में एक प्रोविजन हमने डिटेल में स्टडी किया था, अनजस्ट एनरिचमेंट का। जो भी रिफंड ले रहा है उसको गवर्नमेंट को, और रिफंड का अमाउंट अगर 2 लाख रुपीज से अबव है, तो टैक्स पेयर जो रिफंड ले रहा है उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सीए से या सीएमए से। इसमें यह सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जो टैक्स का रिफंड, जो भी अमाउंट का रिफंड टैक्स पेयर ले रहा है, पर्सन ले रहा है गवर्नमेंट से, उसका जो अमाउंट है, उसका कॉस्ट जो पर्सन रिफंड ले रहा है उसने ही बियर किया है, किसी और कस्टमर पे उस कॉस्ट को ट्रांसफर नहीं किया, उस बर्डन को किसी और को ट्रांसफर नहीं किया, उसका बर्डन उसके पास ही था। इसलिए अगर उसको रिफंड मिलता है तो वो अननेसेसरी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होगा, वो उसको रिफंड मिलना चाहिए। तो नो अनजस्ट एनरिचमेंट का सर्टिफिकेट लिया जाता है सीए से या सीएमए से अगर रिफंड का अमाउंट मोर देन 2 lakhs हो। तो इसमें भी सेम चीज है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स को पढ़ के और रीजनेबल एश्योरेंस बनाना है अपना कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नॉट पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन, कि ये जो टैक्स का बर्डन है उसने खुद ने बेयर किया है, किसी और को पास ऑन नहीं किया है। इसका उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है सीए को, उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू करना है। उसके बाद है हमने ये अगेन आईटीसी वाले चैप्टर में हमने देखे थे, सर्टिफिकेट फॉर अवेलिंग आईटीसी ऑन इनपुट कैपिटल और कैपिटल गुड्स एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन या फिर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन।
कन्वर्टिंग टू रेगुलर टैक्स पेयर फ्रॉम द कॉम्बो स्कीम, exempt सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो इन तीनों केसेस में ये पर्सन पहले टैक्स पेमेंट नहीं करता था और एक पर्टिकुलर डेट से इसको टैक्स पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आ गई, तो इसके पास जो स्टॉक रखा हुआ था उस पर्टिकुलर डेट पे उस स्टॉक का इसको आईटीसी अलाउ कर देंगे, ताकि क्योंकि जब ये इसको सेल करेगा आगे तब इसको जीएसटी लायबिलिटी भरनी पड़ेगी। और जब ये परचेज करके लाया था इन गुड्स को तब इसने आईटीसी लिया नहीं था, क्योंकि ये पर्सन या तो रजिस्टर्ड नहीं था, और अगर रजिस्टर्ड था तो इसको आईटीसी मिलता नहीं था, क्योंकि कॉम्पो पर्सन था तो कॉम्पो वाले को आईटीसी मिलता नहीं था। एग्जेम सप्लाई में डील कर रहा था जब ये प्रोडक्ट एग्जेम था तो उसका भी आईटीसी इसको मिलता नहीं था। तो उसको जो इस पर्टिकुलर डेट पे जो स्टॉक रहेगा उसका गवर्नमेंट आईटीसी 01 फॉर्म फाइल करा के टैक्सपेयर जीएसटी पोर्टल पे जाके आईटीसी 01 फॉर्म फाइल करेगा, और ये जो फॉर्म है उसको सीए या सीएमए को सर्टिफाई करना है अगर क्लेम का अमाउंट 2 लाख रुपीज से अबव है तो तभी करवाना है, नहीं तो 2 लाख रुपीज से अप टू 2 लाख है तो सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली रिफंड में जो हमने देखा सेम अमाउंट है यहाँ पे, तो इसके लिए भी सेम चीज है कि सीए को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स को स्टडी करना है और अपना रीजनेबल एश्योरेंस बनाना है कि अमाउंट डिक्लेयर्ड इन फॉर्म जीएसटीआर1 इज एक्यूरेटली ड्रॉन। जो अमाउंट उसने बनाया है वो इनवॉइसेज जो उसको परचेज इनवॉइसेज आए हैं वो परचेज इनवॉइस से अमाउंट निकाल के जीएसटी का उसने ये क्लेम किया है। एक बात तो ये है, एंड 1 ईयर के विद इन के इनवॉइसेस का ही वो क्लेम ले सकता है। बियॉन्ड 1 ईयर का अगर कोई स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है और जो बियॉन्ड 1 ईयर में उसने बाय किया था तो उसका वो आईटीसी नहीं ले सकता, तो ये चीज उसको वेरीफाई करनी है। और लास्ट वन है सर्टिफिकेट फॉर करेक्ट रिवर्सल ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ, ये उसका ऊपर जो हमने देखा था उसका रिवर्सल ही है। इसको आईटीसी रिवर्स, जैसे इसको आईटीसी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वैसे ही यहाँ पे इसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर उसका आरसी कैंसिल हो रहा है तो, क्योंकि आरसी जब तक उसका एक्टिव था तब तक वो आईटीसी ले रहा था। अब उसके पास जैसे उसका आरसी कैंसिल हुआ उसको जीएसटी लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं आएगी, तो उसके पास उस दिन जो भी स्टॉक रहेगा उस स्टॉक पे उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वो रेगुलर स्कीम में पहले था, आईटीसी ले रहा था बढ़िया दबा के, उसके बाद में कॉम्पो स्कीम में स्विच कर गया, तो कॉम्पो स्कीम में स्विच करने के बाद में उसको लायबिलिटी तो पे नहीं करना उस स्टॉक पे, बट उस स्टॉक का उसने आईटीसी लिया हुआ है तो वो आईटीसी उस स्टॉक का उसको रिवर्स करना पड़ेगा, इनपुट का करना पड़ेगा एंड कैपिटल गुड्स का भी करना पड़ेगा। सिमिलरली पहले टैक्सेबल सप्लाई को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था गुड्स वो टैक्सेबल था, अभी वो एग्जेम्प्ट हो गया है, तो जितना भी उसके पास में रॉ मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है उसका आईटीसी वो तब तक ले रहा था, तो उसका आईटीसी उसको अभी यहाँ पे रिवर्स करना है। तो जो भी स्टॉक उसके पास रखा हुआ है इस पर्टिकुलर डेट पे उसका उसको रिवर्सल करना है। और अगर परचेज इनवॉइसेस नॉट अवेलेबल फॉर इनपुट्स कैपिटल गुड्स, मतलब इसमें वो गुड्स उसका हो सकता है साल भर पहले खरीदा हो या साल भर के अंदर खरीदा हो, सारे केसेस में यहाँ पे रिवर्सल करते टाइम पे पूरा रिवर्सल कराती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पूरा रिवर्सल कराती है। और अगर परचेज के इनवॉइसेस उसके पास अवेलेबल नहीं है, किसी भी कारण से अवेलेबल नहीं है, तो रिवर्सल जो होगा तो जो स्टॉक उसके पास रखा हुआ उसका मार्केट प्राइस निकाला जाएगा, मार्केट प्राइस निकाला जाएगा और उसका सर्टिफिकेशन की मार्केट प्राइस जो इसने लिया है वो सही है, वो सीएसी या सीएमए से कराना होगा। अगर उसके पास इनवॉइसेस हैं तब तो कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत उसको नहीं है, इनवॉइसेस नहीं है परचेज के तो मार्केट प्राइस की सर्टिफिकेशन के लिए उसको सीए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेवेंट रिकॉर्ड चेक करेगा और बताएगा कि अमाउंट ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड इज करेक्ट बेस्ड ऑन द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस जो ली है वो करेक्ट है, ये वो स्टडी करेगा डॉक्यूमेंट से, बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो ये तो हो गया इसका सर्टिफिकेशन वाला पार्ट, सीए का जो कि जीएसटी के अंदर रिक्वायर्ड होता है। अभी सीए और क्या काम करता है जीएसटी में, वो स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 वो करता है।
उसको स्पेशल ऑडिट के लिए कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है एक किसी सीए को कि भाई आप इसके अच्छे से ऑडिट करो। और उसकी जो फीस है उसको कमिश्नर पे करता है सीए को, टैक्स पेयर से वो फीस नहीं लेता है। जिसकी ऑडिट करी जा रही है टैक्सेबल पर्सन से फीस नहीं ली जाती, फीस उसको कमिश्नर पे करता है। ऑडिट करके वो अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को सबमिट कर देता है। तो अगर उसको अपॉइंट किया गया ऑडिट करने के लिए तो भाई वहां पे मांडोली ना करे वो सीए, और प्रॉपरली ऑडिट करे, जहां जहां उसकी डिमांड बन रही है टैक्स पेयर की वो उसको हाईलाइट करे। तो उसके लिए ही रिगार्डिंग बोला गया है कि सीए को ये ध्यान रखना है कि वो अनबायस रहे, इम्पार्शियल रहे, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस रहे एंड फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहे। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि चलो जी हम लोग, आप हमको आपकी अगली स्टेचुटरी ऑडिट आप हमको दे देना, तो हम लोग आपका ये वाला जो मैटर है वो निकलवा देते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, और जो फाइंडिंग्स वो निकाल रहा है वो शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड एविडेंस, वो प्रॉपर कलेक्ट करे। मस्ट अंडरस्टैंड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ऑडिट। क्या क्या उसको चेक करना है, क्या क्या एरिया में उसको चेक करना है, उसको ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। refrain from engaging in activity or relationship that affects objectivity and independence। कोई ऐसा रिलेशनशिप वहां बिल्ड नहीं करना चाहिए फाइनेंशियली, पर्सनली, जिससे कि उसका जो ऑडिट कर रहा है उसमें इंडिपेंडेंस उसका जियोपार्डाइज हो जाए, उसका इंडिपेंडेंस खत्म हो जाए, या उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो है, इम्पार्शियल रहना है उसको, बायस नहीं होना, वो उसकी खत्म हो जाए। तो ऐसी रिलेशनशिप वहां पे बिल्ड नहीं करनी है। डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन अराइजेस। डिस्क्लोज कर दे, कमिश्नर को बता दे कि भाई मेरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, मेरा छोटा भाई इसी कंपनी के अंदर जॉब पे लग गया है। तो ऐसा कोई भी इवेंट हुआ है तो वो बता दे कमिश्नर को, ताकि कमिश्नर हो सके तो किसी और को अपॉइंट कर दे। ऑडिट फीस फॉर स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 पेड बाय द डिपार्टमेंट। ये डिपार्ट सीएसएल नॉट चार्ज बाय सीएसएल नॉट चार्ज फ्रॉम टैक्स पेयर एल्स लाइबल फॉर जनरल पेनल्टी ऑफ ₹25,000 प्लस ₹25,000। या तो जीएसटी में जनरल पेनल्टी उसको लगेगी, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में भी उसका यहाँ पे मिसकंडक्ट के अंदर में आ जाएगा। तो ये ध्यान उसको सेक्शन 66 की ऑडिट करते टाइम पे सीए को रखना। अब जो कि एक बजवर्ड बना हुआ है कि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर में एथिकल एस्पेक्ट्स में 4 केस स्टडी दे रखी है, 4 केस स्टडी दे रखी है स्टडी मटेरियल में। बड़ी लेंदी सी ये केस सीरीज दे रखी है। और उसके अंदर में बताया है कि भाई कब पेनल्टी लगेगा, कब पेनल्टी नहीं लगेगा, कौन सा पेनल्टी लगेगा। तो हम लोग केस स्टडी को यहाँ पे एज इट इज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसका प्रिंसिपल बता देना चाहता हूँ। उसका प्रिंसिपल आपको ब्रीफ करूंगा। और ये जो प्रिंसिपल है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था बेसिकली, वहां से ये प्रिंसिपल डेराइव हुआ है। एक सर्कुलर इशू किया था और उसमें बताया था कि अगर इस तरह का कोई बंदा बोगस ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसमें कौन से सेक्शन में पेनल्टी आएगी और कौन से में नहीं आएगी। तो हमने ऑलरेडी डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर किया है, जिसमें सेक्शन 73 एंड 74 कवर किया था। और दूसरा हमने किया है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी वाला चैप्टर, जिसमें सेक्शन 122 वाले हमारे कवर किए गए थे, और ये 75 अगेन डिमांड एंड रिकवरी के अंदर में कवर था। तो इन दोनों का आपस में है ना कुछ नेक्सस है, दोनों ही चैप्टर का, दोनों ही इन सेक्शंस का। तो पहले हम लोग पहले ये देखेंगे क्या ये अलग अलग सेक्शन क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। तो देखो सेक्शन 73 क्या बोलता है। 73 बोलता है टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड या रॉन्गली आईटीसी अवेल्ड। नॉन फ्रॉड केस अगर है तब आता है ये। 74 आता है टैक्स
नॉट पेड या शॉर्ट पेड या रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड, ये फ्रॉड केस में आता है, टैक्स प्लस 100% पेनल्टी उसमें लगती है। तो ये यहाँ पे हो गया टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड। उसके बाद सेक्शन 122 के अंदर में ये दो सब सेक्शन है, वो बात करते हैं इनवॉइस इशू किया है विदाउट सप्लाई के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है, उसको टैक्स का पेमेंट करना है। सेक्शन 74 क्या बोलता है, उसको जो भी टैक्स जो उसने शॉर्ट पेमेंट किया है या नॉट पेमेंट किया है या रॉन्ग आईटीसी ली है, उस अमाउंट का तो उसको पेमेंट करना ही है, प्लस पेनल्टी उसको पे करनी है। लेकिन अगर इनवॉइस उसने रेज कर दिया बिना सप्लाई के, तो सेक्शन 122 ओनली पेनल्टी की बात करता है। 122 जो सेक्शन है ओनली पेनल्टी के सेक्शन है, वो बोलते हैं कि उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 100% ऑफ द टैक्स और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। ये सब हमने ऑलरेडी रेस्पेक्टिव चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम जस्ट रिपीट ही कर रहे हैं। सिमिलरली अगर किसी पर्सन ने आईटीसी ले लिया है, जय ने इनवॉइस कर दिया बिना सप्लाई के, जय ने इनवॉइस कर दिया, वीरू ने उसका आईटीसी ले लिया है, तो वीरू को भी सेम पेनल्टी आएगी। उसके बाद सेक्शन 122 सब सेक्शन 1A में हमने देखा था मास्टरमाइंड या कंसल्टेंट। जो भी पर्सन जो ये बेनिफिट है, एनी पर्सन रिटेन बेनिफिट ऑफ द अबव क्राइम एंड ऑन हुज इंस्टेंस सच क्राइम कंडक्टेड। जिस बंदे ने इसका बेनिफिट लिया है, मतलब ड्राइवर के नाम पे जीएसटी का नंबर ले लिया, लेकिन सारा काम जो है मालिक कर रहा है। मास्टरमाइंड जो मालिक है, सारा पैसा जो उसमें कमाया है फ्रॉड करके वो मालिक के पास है, तो मालिक के ऊपर भी पेनल्टी आ जाती है। यहाँ पे ड्राइवर के ऊपर ही, जिसके नाम पे आरसी ले ली फ्रॉडुलेंटली, उसके ऊपर तो पेनल्टी आएगी, उसके प्रोविजन है। लेकिन यहाँ पे जिसने, जो मास्टरमाइंड है, जिसने उसका बेनिफिट उठाया है, ये फ्रॉड का जो बेनिफिट जिसने रिटेन किया है, या जिसने ये क्राइम को कराया है, जिसके इशारों पे क्राइम हुआ है, ऑन हुज इंस्टेंस सच क्राइम कंडक्टेड, उसको 100% पेनल्टी पे करनी होती है। जो भी टैक्स अमाउंट जितना उसने फ्रॉड किया उसका 100% टैक्स अमाउंट का, यहाँ पे भी केवल पेनल्टी की बात है। सिमिलरली 122 सबसेक्शन 3 में हमने देखा था स्मॉल ऑफेंसेज में अगर कोई पर्सन एड करता है या असिस्ट करता है इस क्राइम में, तो अप टू 25K का उसको पेनल्टी आता है। और एक सेक्शन हमने देखा था 75 सबसेक्शन 13, ये बोलता है कि अगर इफ पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 73 74, नो पेनल्टी अंडर एनी अदर सेक्शन फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये हमने पढ़ने के बाद में अभी हम 3 सिनेरियोस में देखने वाले हैं। जय इशूड इनवॉइस विदाउट सप्लाई टू वीरू, यही वाला हमारा एग्जाम्पल है। तो इस केस में क्या होगा, मिस्टर जय के ऊपर में क्या पेनल्टी आएगी, मिस्टर ए के ऊपर में क्या पेनल्टी आएगी, ये हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कांड किसने किया, इनवॉइस इशू गलत किया ए ने। बी का तो अभी यहाँ पे कोई दोष आया नहीं, बी का अगले इसमें आएगा। तो देखो, ए ने कोई सप्लाई तो करी नहीं है, केवल इनवॉइस इशू किया है, सप्लाई करी नहीं है। सप्लाई नहीं करी तो उसके ऊपर में टैक्स भी बनता नहीं है जीएसटी में, और अगर टैक्स बनता नहीं है तो टैक्स का इवेजन कहां से हो गया, जब तक उसने गुड्स सेल ही नहीं किए हैं, गुड्स सेल नहीं किए हैं तो सप्लाई भी नहीं हुई है, सप्लाई अगर नहीं हुई है तो टैक्स भी बनता नहीं है, और अगर टैक्स बनता नहीं है तो टैक्स का तो यहाँ पे जो सेक्शन 73 का रिक्वायरमेंट है कि टैक्स नॉट पेड या शॉर्ट पेड, तो टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड तो जब आएगा ना जब उसका टैक्स बनता होगा। यहाँ पे तो उसने गुड्स सेल ही नहीं किया, तो उसका टैक्स बनता ही नहीं है, इसलिए उसको सेक्शन 73 एंड 74 में पेनल्टी नहीं आएगी मिस्टर ए को। यहाँ पे ये बात सर्कुलर में क्लेरिफाई करी गई है। तो फिर इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर पेनल्टी आएगी इनवॉइस विदाउट सप्लाई करने की जो पेनल्टी है, यहाँ पे 122 सेक्शन में इनवॉइस विदाउट सप्लाई की जो पेनल्टी है वो यहाँ पे इसको लग जाएगी, यहाँ पे इसको ये वाली पेनल्टी आ जाएगी। तो ये हो गई मिस्टर ए के ऊपर पेनल्टी। तो ऐसे ही सिनेरियो करके ये केस स्टडीज में दिया हुआ कि मिस्टर सो एंड सो ने बिना
सप्लाई के गुड्स इशू बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दिया है, फिर उसका मिस्टर बी ने क्रेडिट ले लिया, तो यही चीज़ का फ्लो वहाँ पे दिया हुआ है और तीनों चारों क्वेश्चंस में यही बातें बताई गई है और उसमें 3-4 पार्टियों को इन्वॉल्व कर दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। हम लोग वैसे ये यहाँ पे उसको कवर कर रहे हैं। तो अगर आप ये कर लोगे तो आपका वो केस स्टडी के आंसर सारे हो जाएंगे और एग्जाम में भी ऐसी कोई केस स्टडी बन के आती है तो उसका आंसर हो जाएगा। तो पहला हमने सीखा कि अगर पहली बार कोई पर्सन बिना सप्लाई किए इनवॉइस इशू कर देता है तो 73-74 में उसको पेनल्टी नहीं आएगा, टैक्स भी नहीं आएगा, पेनल्टी भी नहीं आएगा। उसको सेक्शन 122 में पेनल्टी आएगा जो कि 100% ऑफ दी टैक्स अमाउंट होता है। तो सिर्फ पेनल्टी भरना है यहाँ पे, यानी कि अगर इसने 1 करोड़ रुपीज का जीएसटी का यहाँ पे इनवॉइस रेस किया है, जीएसटी अमाउंट 1 करोड़ रुपीज है, तो मिस्टर ए को 122 सेक्शन के अंदर में 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी पे करना है। तो 1 करोड़ का पेमेंट करके मिस्टर ए का काम हो गया खत्म। अब आते हैं मिस्टर बी पे। मिस्टर बी ने इसका आईटीसी लिया, फर्जी आईटीसी ले लिया एंड फर्जी आईटीसी लेके ये क्या कर रहा है कि मिस्टर सी को एक इनवॉइस दे रहा है और इसके पास तो गुड्स तो इसने खरीदा ही नहीं था। तो जब सी को जब ये इनवॉइस दे रहा है तो उसमें भी ये बिना गुड्स और सर्विसेज के इसने फर्जी इनवॉइस दे रहा है, फेक इनवॉइस ये दे रहा है। तो ए से इसको इनवॉइस मिला, उसका आईटीसी ले लिया और इसने उस आईटीसी को लेकर अब इसका आईटीसी का करेगा क्या, ये किसी और को पास ऑन करेगा। किसी और को चाहिए थी, इसको किसी और को आईटीसी चाहिए थी। ये तो आपस में केवल एक चक्र बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं ताकि ऑफिसर के पकड़ में नहीं आए कि किसने क्या किया था। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का मेज बना देते हैं, 30-40 कंपनीज रजिस्टर्ड कर देते हैं और एक कंपनी दूसरे को देती है, दूसरी तीसरे को देती है और फाइनली फिर लास्ट में एक कंपनी ऐसी आती है जो किसी आउटसाइड कंपनी को, जिसको कोई पर्सन बोलता है कि मुझे आईटीसी चाहिए, मुझे आईटीसी दे दो, फर्जी आईटीसी दे दो, मैं आपको उस आईटीसी के बदले में कुछ पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह से बीच में तो कुछ कुछ कंपनीज के बीच में एक घूमता रहता है ऐसा ट्रांजेक्शन। तो वही एक घूमने वाला ट्रांजेक्शन है कि बी ने आईटीसी ले ली फर्जी बिना गुड्स के और सी को इनवॉइस कर दिया। अब यहाँ पे चाहते तो ये ए डायरेक्टली सी को कर सकता था, लेकिन मार्केट में जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो डायरेक्टली ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली करने में पकड़ में आने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो वो मल्टीपल लेयर्स बना देते हैं ताकि सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो कंफ्यूज हो जाए, सिस्टम यहाँ पे हैंग हो जाए। इस केस में भी बी के लेकिन उसके भी कंसिक्वेंसेज है। आप ज्यादा कंपनियां बना दोगे तो सारी कंपनियों पे फिर पेनल्टी आ जाएगी। तो वो एक उसका यहाँ पे दिक्कत है उसको। तो अगर देखो बी ने जो सी को इनवॉइस रेज, दो दो क्राइम किए हैं बी ने, एक तो आईटीसी भी गलत लिया है और एक इनवॉइस भी गलत फाड़ा है। लेकिन अब उसको हम एनालाइज करते हैं कि जो इसने इनवॉइस रेज किया है बी ने सी को, तो उसमें इसने कोई सेल तो किया ही नहीं, गुड्स तो दिया ही नहीं उसको, तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो टैक्स भी नहीं है और टैक्स नहीं है तो इसके ऊपर 73-74 में पेनल्टी भी नहीं आएगी। जो इसने इनवॉइस रेज किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो इसने आईटीसी लिया है बिना किसी गुड्स और सर्विस को रिसीव किए हुए, तो ये जो प्रोविजन है कि उसको रॉन्ग आईटीसी अगर उसने अवेल किया है, रॉन्ग आईटीसी उसने अवेल किया है, तो वो वहां पे उसको रॉन्ग आईटीसी को रिवर्स करना होता है और 100% पेनल्टी उसको यहाँ पे करनी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने रॉन्ग आईटीसी तो लिया है, लिया तो है, बट हुआ क्या कि रॉन्ग आईटीसी लेके उसके सामने एक फर्जी इनवॉइस काट दिया। सो इफेक्टिवली क्या हो गई, वो जो आईटीसी थी वो आईटीसी उस फर्जी लाइबिलिटी के सामने एडजस्ट हो गई। तो इफेक्टिवली इसके पास आईटीसी बचा नहीं, जो वो फर्जी आईटीसी लिया था वो फर्जी आईटीसी इसका खत्म हो गया, फर्जी में ही खत्म हो गया। इसके लिए ये वाला आईटीसी का प्रोविजन भी इसके एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो आईटीसी लिया हुआ आईटीसी इसने कंज्यूम कर दिया दूसरे फर्जी काम करने में। तो इसको रॉन्ग आईटीसी अवेल किया हुआ हम लोग नहीं मानेंगे। ये सर्कुलर में क्लेरिफाई किया और फिर बोला कि भाई जो इसने आईटीसी लिया
बिना इनवॉइस का आईटीसी जो इसने ले लिया, वो इसका काम गलत था। तो इसके लिए आईटीसी विदाउट गुड्स और सर्विसेज इसने ले लिया, उसके लिए इसको 100% पेनल्टी आएगी इस बंदे को, बी को। और जो इसने सी को इनवॉइस रेज किया बिना सप्लाई के, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन जो दिया हुआ 122 सबसेक्शन 2 में, क्लॉज 2 में, उसके ऊपर में अगेन उसको 100% पेनल्टी फॉर इनवॉइस विदाउट सप्लाई। तो इस बात की भी उसको 100% पेनल्टी आएगी। तो इस तरह से मिस्टर बी को 122 के सेक्शन के अंदर ही 2 करोड़ रुपीस का टोटल पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इस तरह से उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, बी ने आईटीसी ली एंड सप्लाई इनवॉइस टू सी विथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो सी था ना, ये इसका एक्चुअल सेल था, ये जेन्युइन बंदा था, लेकिन इसको चाहिए था आईटीसी, इसके पास आईटीसी नहीं था। तो इसने बी को बोला, बी ने ए को, इनका पूरा एक चेन था। ये तो पूरा ए और बी तो एक्चुअली एक ही ग्रुप के होते हैं जनरली, एक ही बंदे ने दो कंपनियां बनाई होती है, ऐसे मल्टीपल कंपनियां बनाई हुई होती है। तो सी को चाहिए था कि भाई मुझे कुछ आईटी, कोई मुझे आईटीसी दे दे, फर्जी आईटीसी दे दे, ताकि मेरी जो लाइबिलिटी है, एक्चुअली जो मैं सेल करता हूँ, सर्विस देता हूँ, उसके सामने मैं आईटीसी यूज कर लूँ, ताकि मुझे कैश का पेमेंट नहीं करना पड़े। तो इस केस में देखो, इसने आईटीसी जो ली थी, वो रॉन्ग आईटीसी ली थी, और इसको यूज किया इसने एक्चुअल सप्लाई के सामने। सप्लाई इसकी बराबर थी, बट आईटीसी इसकी रॉन्ग थी। इसलिए बोला गया कि इसको आईटीसी को रिवर्सल करना है, क्योंकि इसकी सप्लाई बराबर थी, तो इसको रिवर्सल करना है आईटीसी का, एंड 100% पेनल्टी इसको सेक्शन 74 में लगेगी फॉर रॉन्ग आईटीसी लेने के लिए। रॉन्ग आईटीसी लेने की इसको 74 में 100% पेनल्टी लगेगी, और आईटीसी जो लिया हुआ उसको रिवर्स करना है। सो इफेक्टिवली जो इसने आईटीसी जो फर्जी लिया हुआ था, वो तो इसको रिवर्स करना ही पड़ेगा, वो तो उसने ले लिया था बेनिफिट, वो रिवर्स करना ही है, और 100% पेनल्टी इसको एडिशनली लगाई जाएगी 74 में। और क्योंकि 74 में अगर कोई पेनल्टी लगा दी जाती है, तो 75 सेक्शन बोलता है कि 73 74 में कोई पेनल्टी लग गई, तो किसी और सेक्शन में उसको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, लॉ के अंदर ही दिया हुआ है। तो क्योंकि उसने 74 में इस ऑफेंस के लिए पेनल्टी लग गई, रॉन्ग आईटीसी लेने की उसको पेनल्टी लग गई है, तो 122 में उसको और कोई पेनल्टी आएगी नहीं। और जो इसने इनवॉइस इशू किया है आगे सेल का, वो गुड्स और सर्विसेज के साथ में इनवॉइस इशू किया है, तो वहां पे उसका कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, वहां कोई फ्रॉड नहीं है। इनवॉइस के साथ में गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करिए, तो वहां तो वो बराबर था। तो इस तरह से इसको एडिशनली, मतलब सी को जो आईटीसी ले लिया 1 करोड़ रुपीज का, जो ले लिया, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, एंड 73 वाले सेक्शन में, सॉरी 74 वाले सेक्शन में, इसको 1 करोड़ रुपीज का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो इसको ऐसा, इस तरह से ये पेनल्टी के प्रोविजन है। अब आप स्टडी मटेरियल के चाहिए तो केस स्टडी पढ़ के और उसके आंसर आप ये इसके बेसिस पे कर देना, आपके चारों केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ में एक बात लिखना मत भूलना, अगर वहां पे क्वेश्चन आता है तो, कि इसको इम्प्रिजनमेंट, ये तो हो गई पेनल्टी वाली बात है, जेल की जो प्रोविजन है, इम्प्रिजनमेंट के जो प्रोविजन है, वो सेपरेटली 132 में डील किए हुए, वो उसको सेपरेटली, उसको इम्प्रिजनमेंट के भी प्रोविजन इन तीनों ही लोगों पे अप्लाई होंगे। इन तीनों लोगों पे इम्प्रिजनमेंट के अगर अप्लाई होते हैं तो हो जाएंगे, जो भी इम्प्रिजनमेंट के जो प्रोविजन है। टोटल 9 केसेस वहां पे दिए हुए हैं कि जिन केसेस में उनको प्रोसिक्यूशन, या जिसको हम इम्प्रिजनमेंट भी बोल सकते हैं, जेल के प्रोविजन वहां पे दिए हुए हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।